मुजफ्फरनगर दिल्ली से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर। ये शहर इन दिनों सियासी हलचल का गढ़ बना हुआ है। 13 फरवरी को होने वाले उपचुनाव से पहले माहौल सर्दी का मौसम होने के बावजूद गर्म हो चला है। पोस्टरों से शहर फटा हुआ है, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही है, बयानों के तीर चल रहे हैं। इस बयानबाजी में विकास कहाँ है, ये खोजने वाली बात है। इसलिए नजर मुजफ्फरनगर उपचुनाव पर है, यहाँ से निकलने वाले नतीजे पर है। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में हूँ। यह शहर चीनी और गुड़ की मिठास के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी भी इसी शहर में है। लेकिन इन दिनों इस शहर की नई पहचान बन चुकी है बीजेपी के प्रयोगशाला के तौर पर। प्रयोगशाला एक ऐसी जगह जहां छोटे से टेस्ट से मिली कामयाबी को बड़े पैमाने पर आजमाया जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में मुजफ्फरनगर दंगे ही थे। बीजेपी की इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे इन दंगों के बाद बना माहौल माना जाता है। इस चुनावी गर्मी में IBN 7 यहाँ पहुंचा कि स्थानीय लोग दंगा पीड़ित क्या सोच रहे हैं। दंगों के इतना वक्त बीतने के बाद अब लोग उपचुनाव को कैसे ले रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर का फैसला बीजेपी की आगे की रणनीति तय करेगा। 2017 के चुनाव में मुद्दों का आधार तय करेगा। देखिए ग्राउंड जीरो से IBN 7 की खास रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर यूपी में बीजेपी की प्रयोगशाला। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात मुजफ्फरनगर की। 13 फरवरी को यहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। यहां का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शहर हाल के सालों में बीजेपी की प्रयोगशाला के तौर पर उभरा है। यहां से निकले नतीजे का सीधा असर 2017 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में वहां पर क्या माहौल है, ये जानने के लिए देखते हैं हमारे सहयोगी अरुण सिंह की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर की सुबह में अब भी ताजगी बनी हुई है। IBN 7 की टीम जब यहां पहुंची तो ये शहर उठा ही था। सड़क पर हलचल कम थी, लेकिन बड़े बड़े बैनरों, पोस्टरों से बड़े बड़े चेहरे झांक रहे थे। कह रहे थे कि बस चंद मिनट बाद सूरज चढ़ने के साथ ही सियासी गर्मी भी बढ़ जाएगी। यूपी में बीजेपी की इस प्रयोगशाला में हमने सबसे पहले बीजेपी कार्यालय का रुख किया। पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता प्रचार की शुरुआत के लिए कमर कस रहे थे। बैनरों पर प्रधानमंत्री मोदी और स्थानीय उम्मीदवार कपिल देव अग्रवाल के अलावा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को भी जगह दी गई थी। दो 2014 के चुनाव में बीजेपी ने यूपी में कई रिकॉर्ड एक साथ तोड़े। 80 में से 71 सीटें जीतने का करिश्मा बीजेपी तब भी नहीं कर पाई थी जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। 2014 की इसी रणनीति पर चलते हुए अब बीजेपी मुजफ्फरनगर में दोबारा वोट की फसल काटने की तैयारी में है। इसका एक सबूत तो हमें तुरंत ही मिल गया जब कैमरा देखते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ नारे लगाने शुरू कर दिए। बात मां बहनों के सम्मान की हो रही है और नारे में कोई बुराई नहीं, अगर इसे लव जिहाद से न जोड़ा गया होता। लेकिन शहर की हिंदू कॉलोनियों में मां बहनों के सम्मान वाले पोस्टरों के साथ ही लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि वो तय करे कि दूध और ब्रेड कहां बटेगा। ऐसे पोस्टरों और पर्चों के जरिए घूम घूम कर लोगों को मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई जा रही है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि दंगों के बाद समाजवादी सरकार ने मुस्लिमों के खाने पीने का ध्यान रखा, लेकिन हिंदुओं को भूल गए। दंगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन 90 करोड़ रुपया यहाँ पे आया तो यहाँ पे हर वर्ग के लोगों के एकत्र हुए।
हर वर्ग के लोग उसके अंदर मरे, लेकिन 90 करोड़ रुपया मात्र केवल एक ही वर्ग के लिए आया। केंद्रीय राजनीति में बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन ये नारा और इरादा कम से कम मुजफ्फरनगर में कहीं नहीं है। बीजेपी की इस प्रयोगशाला में विकास पर प्रयोग होता दिख भी नहीं रहा है। हाल के दिनों में हिंदू लड़कियों की मुस्लिम लड़कों से हुई शादी को लव जिहाद का रंग देने की कोशिश की जा रही है। उपचुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी नेताओं ने मुजफ्फरनगर में हुए दंगे से लेकर लव जिहाद तक तमाम मुद्दों पर आक्रामक भाषण दिए। चुनावी सरगर्मी के बीच शहर की सड़कों पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से अब वो बड़ी बड़ी प्रचार गाड़ियां कम ही दिखती हैं। नेताओं का जोर पैदल मार्च करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने पर है। आगे बढ़ते हुए हमारी टीम ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर की ओर रुख किया। समाजवादी पार्टी ने यहां गौरव स्वरूप को चुनाव मैदान में उतारा है। गौरव स्वरूप के पिता चितरंजन स्वरूप के निधन की वजह से ही मुजफ्फरनगर में उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों को नकारते हुए गौरव स्वरूप ने आरोप लगाया कि बीजेपी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसा ना चुनाव के वक्त में वो इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जिससे उनको फायदा हो, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है। एक बार उनके झांसे में आ गई है। जनता को विकास चाहिए, जमीन पर, धरातल पर। चितरंजन स्वरूप समाजवादी सरकार में मंत्री भी थे, इसलिए पिता के बाद अब उनके बेटे को इस इलाके से जीत का पूरा भरोसा है। जबकि बीजेपी अपनी इस प्रयोगशाला में दंगों के बाद लोगों की निगाह में चढ़े नेताओं पर ज्यादा भरोसा कर रही है। पोस्टरों के अलावा नेताओं को खास तौर पर यहाँ प्रचार के लिए भेजा गया है। बीजेपी का दावा है कि इस चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के राज और खराब कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है, लेकिन इन बातों को जनता तक ले जाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, विधायक सुरेश राणा और विधायक संगीत सोम को सौंपी गई है। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान इन तीनों नेताओं के नाम खूब चर्चा में रहे थे। हालांकि IBN 7 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने ध्रुवीकरण के आरोपों को साफ झुठला दिया। उन्होंने दावा किया कि मुजफ्फरनगर के उपचुनाव में बीजेपी विवादित और संवेदनशील मुद्दों से दूर है। ये तो समाजवादी पार्टी करती है, इससे हमें कभी फायदा नहीं हुआ। ध्रुवीकरण का फायदा माइनॉरिटी को अपीजमेंट करना, ये तो समाजवादी पार्टी का काम है, भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की इस जंग के बीच मुजफ्फरनगर में तीसरा अहम मोर्चा खोला है कांग्रेस ने। पार्टी ने सलमान सईद को टिकट दिया है। मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान सलमान सईद पर भी हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे। अब सलमान सईद को आगे रखकर कांग्रेस मुस्लिमों और दलित वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए है। मुजफ्फरनगर की जनता, इन जितनी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी हो चाहे बीजेपी, जो कम्युनल फोर्सेस हैं जो मुजफ्फरनगर और पूरे देश में लोगों को लड़ाने का काम कर रही हैं, इस उपचुनाव से पूरी मुजफ्फरनगर की जनता हिंदुस्तान को एक मैसेज देगी। कोई आरोप लगा रहा है, कोई सफाई दे रहा है, लेकिन इस चुनावी जंग में मुजफ्फरनगर की स्थानीय समस्याएं शायद किसी को ध्यान नहीं। यह इलाका गन्ने की पैदावार के लिए देश भर में जाना जाता है, लेकिन किसी भी पार्टी के भाषणों में किसानों की समस्याएं नहीं हैं। एक पार्टी अगर सियासी प्रयोग कर रही है तो दूसरी पार्टियां भी इस प्रयोग में अपने अपने दांव चलने में जुटी हुई हैं। अरुण कुमार सिंह, मुजफ्फरनगर, IBN 7। हमारे देश में जितनी तेजी से दंगे फैलते हैं, उतनी ही धीमी गति से दंगा पीड़ितों को इंसाफ मिलता है। मुजफ्फरनगर में भी नेताओं ने वादे तो बहुत किए, लेकिन दंगा पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला। 2013 में हिंदू मुस्लिम टकराव देख चुके लोग एक बार फिर सियासी बिसात पर हैं। शहर की भागदौड़ से दूर मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के इस कॉलोनी में चुनाव की सरगर्मी कहीं नहीं है। बच्चे खेलने में मग्न हैं, बड़े रोजमर्रा के कामों में। कैमरा देखने के बाद इनके चेहरे पर कई सवाल एक साथ तैरने लगे। आपको बता दें कि ये कॉलोनी सरकार की तरफ से नहीं, स्थानीय मुस्लिम संगठनों की मदद से ही बनाई गई है।
यहाँ ज्यादा मुस्लिम वही हैं जिन्हें 2013 के दंगे के दौरान अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था। सरकार की तरफ से बताए थे कि भाई जैसे मतलब प्रत्यारोपण हो गया, मान लिया भाई ट्रांसफर हो गया आदमी का, उसको कुछ इमदाद दी जाएगी थोड़ी बहुत, वही अपना काम चला ले, रोजगार चला ले। अब कुछ नहीं हुआ, कोई कंपेंसेशन कुछ नहीं मिला। नहीं जी। दंगों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के लिए एक आयोग बनाया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस और प्रशासन के कुछ अफसरों और नेताओं को दंगे के लिए जिम्मेदार माना था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम तक इस रिपोर्ट में था। 2 साल की जांच के बाद तैयार हुई रिपोर्ट पर कार्रवाई क्या हुई, ये यहाँ के लोगों को नहीं पता। रिपोर्ट भी शायद किसी सियासी फैसले का इंतजार कर रही है। मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। उनमें से कई तो अब भी अपने घरों को लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बीते सालों में तमाम सियासी दलों के दर्जनों नेता कैमरे के सामने इन लोगों का हालचाल पूछने आए, इंसाफ की उम्मीद भी जगाई, लेकिन लौटकर वापस नहीं आए। 2013 में दंगों की शुरुआत लड़की छेड़ने पर हुए विवाद से हुई थी। ये विवाद आगे बढ़ा तो 3 लोगों की हत्याएं हो गईं। हत्या के बाद इलाके में तकरीर और महापंचायत का सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त इलाके के लोगों के बीच बनी दीवार अब दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। हालत ये है कि सिर्फ बड़े बूढ़े ही नहीं, आने वाली नौजवान पीढ़ी तक उन दंगों की आंच पहुंच रही है। याद आती है उन बच्चों की? जी। क्या खेलते थे उनके साथ? क्रिकेट। कभी लौट के जाने का मन करता है वापस गांव? दंगों में मुजफ्फरनगर से निकली आग आसपास के 5 जिलों तक पहुंची थी। 3 हफ्ते से ज्यादा के कर्फ्यू के बाद हालात तो काबू में आ गए, लेकिन 2014 के चुनाव में नेताओं के बयानों ने उस आग को जिंदा रखा। अब विधानसभा के उपचुनाव में फिर उसी चिंगारी के दम पर जीत की तैयारी की जा रही है। अरुण कुमार सिंह, मुजफ्फरनगर, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर पर हमारी खास रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। बिहार में झटका खाने के बाद अब 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव जीतना बीजेपी के लिए मजबूरी बन गया है। ऐसे में मुजफ्फरनगर उपचुनाव के जरिए बीजेपी 2017 की रणनीति को टेस्ट कर रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या देश में अब इस तरह की सियासत के लिए जगह बची है? आप लोगों के द्वारा बनाए गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके द्वारा उठाई चिंगारी के कारण बने थे। मुजफ्फरनगर में एक चुनाव सभा में बोलते हुए स्थानीय बीजेपी नेता उमेश मलिक की ये बातें साफ इशारा कर रही हैं कि सियासत का रुख किधर का है। उमेश मलिक ने ये बयान पिछले हफ्ते दिया था और तब उनके इस बयान ने सभी का ध्यान खींचा था। अब चुनाव प्रचार में इस्तेमाल हो रहे नारे, बीजेपी के पोस्टर सब ध्रुवीकरण की इस कोशिश के गवाह हैं। मुजफ्फरनगर में समाजवादी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश कर रही है। स्थानीय नेता तो खुलकर कह रहे हैं कि इस चुनाव के नतीजे 2017 के चुनाव का एजेंडा तय करेंगे। दादरी कांड के बाद बिहार में बीजेपी को झटका लग चुका है, लेकिन यूपी और बिहार के समीकरण भी एक जैसे नहीं हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए जीतना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार के लगभग 2.5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड होंगे ये नतीजे। इसके अलावा राज्यसभा में पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए भी बीजेपी इस राज्य को हर कीमत पर जीतना चाहेगी। लेकिन यह कीमत क्या मुजफ्फरनगर की प्रयोगशाला तय करेगी? पिछले 2 साल जो हमारे मुजफ्फरनगर पे काला साया मंडराया, उससे व्यापारी भयभीत हुआ और मुजफ्फरनगर छोड़ के जाने के लिए मजबूर हुआ। कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने फिरकापरस्त जमाते, फिरकापरस्त ताकतें अपना उल्लू सीधा करने के लिए क्राइम को धार्मिक आधार पर जोड़ने का काम करती हैं। तनाव कम करने की इन बातों के बीच दोनों समुदायों में दूरियां कम करने की कोशिश के बीच अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी है, जिनकी पार्टी पिछले साल जिला पंचायत चुनाव में ही राज्य में दस्तक दे चुकी है। ऐसे में चुनौती प्रशासन के लिए भी कम नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब मुजफ्फरनगर बहुत आगे बढ़ चुका है। अब मुजफ्फरनगर विकास की ओर बढ़ रहा है। सांप्रदायिक तनाव की खाली बातें ये इतिहास है। अब ये और इस समय जो अभी तक मेरा अनुभव है, सांप्रदायिक तनाव की कोई भी संभावना नहीं है।
दुनिया में सिर्फ 5 देशों की आबादी उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा, अपराध, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे चुनाव में पीछे होते जा रहे हैं। सवाल ये कि देश का सबसे अहम राज्य क्या इसी का हकदार है? क्यों दिलों में तूफान लिए बैठे हो, जानकर भी अनजान बने बैठे हो। मेरे शहर के लोगों एक हो जाओ, खामोखा हिंदू मुसलमान बने बैठे हो। अरुण कुमार सिंह, मुजफ्फरनगर, IBN 7। इस शहर की कहानी दर्दनाक रही है। इस शहर के अपने मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये मुद्दे क्या 2017 के विधानसभा चुनाव में भी चलेंगे? ये शायद इस शहर के चुनाव या उपचुनाव से तय हो जाएगा, और इसीलिए इसे कहा जा रहा है बीजेपी की प्रयोगशाला। खबरों में खास का सफर यहीं तक। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी हैं।